नमस्कार। देखिए, इकोनॉमिक सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी तरह के एग्जामों के लिए कई बार इससे प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वित्तीय बाजार जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, और दूसरा होता है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। तो मुद्रा बाजार में हम लोग ट्रेजरी बिल को देखेंगे कि ये होता क्या है, कमर्शियल पेपर क्या होता है इसको समझेंगे, सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या है, कॉल मनी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। वही पूंजी बाजार में देखेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट कैसे कार्य करता है, क्या होता है इसमें। बॉन्ड को समझेंगे, म्यूचुअल फंड को भी समझेंगे कि ये होता क्या है, ऋण पत्र, डेरिवेटिव्स, ये सब क्या होते हैं, एकदम साधारण भाषा में हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे और आप अपने आप में खुद बदलाव देखिएगा कि आप जो है अपने से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हैं इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए हम वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह एक ऐसा बाजार है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय यानी लेन देन होता है, तो उसको जो है वित्तीय बाजार कहा जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मुद्रा हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब इनका जो है लेन देन होता है तो उसको जो है वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता है। यह जो एक व्यापक बाजार होता है, यानी इसमें जो है बड़े लेवल पर लेन देन होता है और वो भी डिजिटली रूप से होता है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, तो ये सब जो है, और सरकार भी है अर्थव्यवस्था में। तो इनको जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मुद्रे की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो है आपस में लेन देन करते हैं और ये पूरे डिजिटली रूप से आपस में लेन देन करते हैं। तो ये एक बाजार के रूप में कार्य करता है। तो इसी को जो है वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है दिखाई नहीं देता है। जनरली आप समझिए कि जो आप बाजार जानते हैं कि मछली मार्केट होता है, कपड़ा बाजार होता है, सब्जी बाजार होता है, तो वहाँ पर आप पैसे लेकर जाते हैं। जैसे पैसे लेकर गए तो आपको सब्जी मिल जाएगा, पैसे लेकर जाएंगे तो आपको कपड़ा मिल जाएगा, पैसे लेकर जाएंगे आपको मछली मिल जाएगा। तो वह जो है भौतिक रूप से होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। जैसे आप कपड़ा खरीदने गए तो पैसा दिए कपड़ा ले लिए, तो आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन वित्तीय बाजार में ऐसा नहीं है, वो पूरे डिजिटली रूप से होता है। जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी से लेन देन करती है, जैसे कोई कंपनी है उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो दूसरे कंपनी की जो है लेन देन करेगी, उसको बॉन्ड देगी, चाहे बॉन्ड खरीदेगी, डेरिवेटिव्स देगी, डेरिवेटिव्स खरीदेगी, आपस में लेन देन करते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से भी आपस में लेन देन करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, और आईडीबीआई बैंक है, उसके पास पैसा कम है। तो आईडीबीआई बैंक जो है स्टेट बैंक से पैसा लेगा, चाहे उसको बॉन्ड देगा, मुद्रा उससे लेगा। तो लेन देन ये आपस में जो है करते रहते हैं, और ये पूरा डिजिटली रूप में होता है, जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, आम जनता को। जैसे सरकार हो गई, तो सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी आरबीआई से पैसे लेती है, लेन देन करती रहती है। तो ये पूरा डिजिटली होता है, तो उसी को जो है वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बाजार जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के संतुलन को बनाए रखता है। मुद्रा के संतुलन का मतलब, जिस क्षेत्र में अधिक पैसा है वहां से पैसा उठाकर जिस क्षेत्र में कम पैसा है वहां पर ले जाकर रख देना। तो उसको जो है ऐसे क्या होता है कि मुद्रा का संतुलन बना रहता है। वही मुद्रा को गतिशील भी बनाए रखता है। गतिशील मतलब उसको प्रचलन में रखता है। अस्थिर मुद्रा को बैठने नहीं देता, उसको पूरे प्रचलन में रखता है। ठीक है, तो वही वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब देखिए, वित्तीय बाजार का जो है दो अंग होता है। एक होता है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, और दूसरा होता है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। अब आइए इन दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट। तो देखिए कि अभी आप समझे कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से, या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी से जब लेन देन करते हैं, या फिर सरकार जो है लेन देन करती है, तो उसको वित्तीय बाजार कहा जाता है। तो इन लोगों का लेन देन अगर अल्पकालीन हो, मतलब कम समय के लिए हो लेन देन, तो उसको जो है मुद्रा बाजार कहा जाता है। मुद्रा बाजार में उन क्रय विक्रय यानी लेन देन को रखा जाता है जो अल्पकालीन होते हैं, जैसे कि 90 दिन का, 180 दिन का, या फिर 24 घंटा का।
मतलब लेन देन अगर बहुत कम समय के लिए है तो उसको जो है मुद्रा बाजार कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी एसबीआई है, और उसको जो है इमिडिएटली 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मतलब तत्काल में। तो वह जो है अनेक बैंकों से बात करेगा, क्योंकि जिसके पास 200 करोड़ रुपया होगा वही तो इसको दे सकता है। तो अनेक बैंकों से जो है कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है बात करेगा कि हमें 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तो मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है और वो जो है साकार लिया कि हाँ हमारे पास 200 करोड़ रुपया है, हम आपको दे सकते हैं। तो पूछा कितने समय के लिए, तो स्टेट बैंक बोला कि हमें जो है 24 घंटे के लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, और हम जो है इसके लिए ब्याज भी देंगे। तो कमर्शियल बैंक जो है 200 करोड़ रुपया स्टेट बैंक को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए कि कितना समय के लिए दिया, तो 24 घंटे के लिए दिया, यानी अल्पकालीन समय के लिए दिया है। तो इसको हम लोग कहेंगे मुद्रा बाजार। और यहाँ पर लेन देन हुआ है तो ये वित्तीय बाजार है, और वित्तीय बाजार का ही अंग है मुद्रा बाजार। तो कम समय के लिए लेन देन हुआ है तो इसको कहेंगे मुद्रा बाजार। ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक से या फिर एक शाखा दूसरे शाखा से, शाखा भी लेन देन करते हैं, तो उसको जो है मुद्रा बाजार कहा जाता है, अगर वो अल्पकालीन है तो। ठीक है, इसमें देखिए कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल होती है मुद्रा बाजार में। इसके साथ साथ विदेशी बैंक की शाखा भी शामिल होती है। विदेशी बैंक की शाखा का मतलब जो देश के बाहर के बैंक है उनकी शाखा भी मुद्रा बाजार में शामिल होती है, वो भी लेन देन करते हैं। अच्छा, वो लेन देन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी बैंक की शाखा है और उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वह इंडिया में जो है डायरेक्ट, जो इंडिया में शाखा है बैंकों की, उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि भारत के सभी बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर बैठी हुई है। तो विदेशी बैंक जो है डायरेक्ट आरबीआई से बात करेगा, और आरबीआई जो है अपने बेटों से पूछेगा, मतलब भारत में जो भी शाखा है बैंकों का, उनसे पूछेगा कि बताओ किनके पास पैसा है, एक विदेशी बैंक को आवश्यकता है पैसे की। तो इसी में से कोई शाखा कहेगा या फिर कोई बैंक कहेगा कि हमारे पास है, तो वह जो है आरबीआई को दे देगा, और आरबीआई फिर जो है विदेशी बैंक को दे देगा। तो इसमें मुद्रा बाजार में ये भी शामिल होता है, जो कि अल्पकालीन के लिए होता है। आरबीआई का काम होता है ब्याज दरों का निर्धारण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जरा अपने से सोचिए कि अगर आरबीआई ब्याज दर निर्धारण न करे, जैसे जो लेन देन होता है तो उसमें ब्याज भी दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि स्टेट बैंक जो है कमर्शियल बैंक से 200 करोड़ रुपया लिया, तो क्या उसको फ्री में दे देगा? नहीं देगा, उसके लिए कमर्शियल बैंक जो है ब्याज भी लेगा उसका। तो वह ब्याज का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करती है। क्योंकि अगर इन पर छोड़ दें तो ये जो है मनमानी ब्याज का निर्धारण करेंगे, जो भी बैंक की शाखा है या फिर बैंक है। इसलिए जो लेन देन होता है तो उस पर कितना ब्याज लेगा, कितना ब्याज देगा, इसका निर्धारण करने का काम आरबीआई का होता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तरलता का मतलब नगदी पैसा, इन सब का नियंत्रण करना आरबीआई के हाथ में होता है, आरबीआई ही इनको कंट्रोल करती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आरबीआई का कार्य होता है मुद्रा बाजार में। ठीक है, अब देखिए मुद्रा बाजार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा होता है असंगठित मुद्रा बाजार। इनको ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न जो है पूछा गया है। संगठित मुद्रा बाजार में जो है भारतीय बैंक आते हैं, कंपनियां आती है, आरबीआई आती है। तो ये सब जो है आपस में लेन देन यानी क्रय विक्रय करते हैं, तो उसको संगठित मुद्रा बाजार कहा जाता है। वही एक होता है असंगठित मुद्रा बाजार। इसमें जो है विदेशी बैंक शामिल होते हैं, साहूकार, महाजन, सेठ, ये सब शामिल होते हैं, तो उनको असंगठित मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो ये सब भी जो है आपस में लेन देन करते हैं, जैसे साहूकार हो गए, महाजन हो गए। जैसे अपने गांव जवार में आप देखे होंगे कुछ लोग धनी मनी होते हैं, तो उनके पास जो है लोग जाते हैं और कर्जा लेकर आते हैं। जैसे किसी के घर में शादी हो तो वह जाता है और कहता है मुझे 50,000 1 लाख की आवश्यकता है, तो उनको जो है वो लोग ब्याज पर दे देते हैं। तो वही सब क्या है, साहूकार हैं, महाजन है, सेठ हैं। तो इनको जो है असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी लेन देन करते हैं। तो आपसे इससे प्रश्न पूछेगा कि कहेगा बताइए कि निम्नलिखित में से संगठित मुद्रा बाजार में कौन शामिल होता है, तो उसमें ये सब ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम पढ़ते हैं मुद्रा बाजार का उपकरण। तो देखिए उपकरण का मतलब होता है कि किन माध्यमों से पैसों का लेन देन होता है, तो उसको उपकरण कहते हैं। क्योंकि अभी आप पढ़े वित्तीय बाजार में और मुद्रा बाजार में कि एक बैंक दूसरे बैंक से, एक कंपनी दूसरे कंपनी से जो है पैसों का लेन देन करती है, मुद्रा का लेन देन करती है।
तो उसका कोई सबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि किस आधार पर लेन देन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप समझे कि मान लीजिए स्टेट बैंक जो है कमर्शियल बैंक से 200 करोड़ रुपया ली, और आगे चल के कहीं स्टेट बैंक कहे कि हमको 200 करोड़ रुपया आप नहीं दिए हैं, कब दिए, कैसे दिए, ऐसे मुकर सकती है स्टेट बैंक। इसलिए जो है इसका एक प्रॉपर आधार बनाया गया है जिसको उपकरण कहा जाता है, और उसी के माध्यम से लेन देन होता है ताकि भविष्य में उसकी जांच किया जा सके कि हाँ ये बैंक दूसरे बैंक को दिया है, तो उसी को जो है उपकरण कहा जाता है। अब ये जो है उपकरण बहुत होते हैं, सभी को समझना है। जैसे ट्रेजरी बिल होता है, वाणिज्यिक प्रपत्र होता है यानी कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डिपॉजिट, और एक होता है कॉल मनी। तो इन चारों के बारे में हम आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेजरी बिल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए ट्रेजरी बिल को सरकार जो है केंद्र सरकार जारी करती है। जब भी केंद्र सरकार को लगता है कि हमें पैसे की आवश्यकता है तो वह जो है ट्रेजरी बिल को जारी करती है, और इसे राज्य सरकार जारी नहीं करती है। डायरेक्टली यही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रेजरी बिल को कौन जारी करती है, तो केंद्र सरकार जारी करती है, राज्य सरकार को जारी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। देखिए ट्रेजरी बिल यह एक पेपर है जिस पर जो है पैसा लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए सरकार को 100 रुपये की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि हमें 100 रुपये चाहिए, उसको 100 रुपये की आवश्यकता है, तो वह एक पेपर जारी करेगी और उस पर जो है 100 रुपया लिखा होगा, तो उसी को कहेंगे ट्रेजरी बिल। अब सरकार कहेगी कि इसको जो है जो व्यक्ति खरीदेगा, चाहे जो कंपनी चाहे जो बैंक इसको खरीदेगा, उसको जो है 20 रुपया छूट देंगे। मतलब उस पेपर पर लिखा है 100 रुपया और सरकार कह रही है कि हम 20 रुपये इस पर छूट देंगे। मतलब जो भी व्यक्ति या फिर कंपनी उस पेपर को खरीदेगा यानी ट्रेजरी बिल को खरीदेगा तो उसको 80 रुपया देना होगा सरकार को। तो जैसे मान लीजिए कि हम जो है मतलब मैं उस पेपर को खरीदने गया, तो और वो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, तो हम सरकार को 80 रुपये दे दिए और उस 100 रुपये का ट्रेजरी बिल लेकर चल आए। अब इसमें क्या होगा कि जब हम जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए तो सरकार को ट्रेजरी बिल दिखाएंगे तो सरकार हमको 100 रुपया देगी। लेकिन ध्यान दीजिए हम उसको दिए कितना थे, 80 रुपया, क्योंकि सरकार जो है 20 रुपया छूट दी थी। और हम 1 साल 2 साल के बाद जाकर सरकार को जब दिए तो सरकार हमको 100 रुपया दे दी, तो यहाँ पर हमको 20 रुपया फायदा हुआ। तो ट्रेजरी बिल पर जो है ब्याज नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है छूट पर दिया जाता है, मतलब बटे पर दिया जाता है, सरकार छूट देती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सरकार को जो है 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और सरकार ट्रेजरी बिल 1 लाख रुपए की जारी की, तो जो पेपर जारी करेगी उस पेपर पर लिखा होगा 1 लाख रुपया, ब्याज कोई नहीं दिया जाएगा उस पर, 1 लाख रुपया लिखा होगा। और सरकार कहेगी कि इसको खरीदने वाला व्यक्ति को जो है हम 5,000 छूट देंगे, तो खरीदने वाला व्यक्ति 95,000 सरकार को दे देगा और उस 1 लाख के ट्रेजरी बिल को ले लेगा। और मान लीजिए ट्रेजरी बिल की जो है अवधि है 92 दिन का, 91 दिन का है, तो वो व्यक्ति 91 दिन के बाद सरकार के पास जाएगा और उस 1 लाख के ट्रेजरी बिल को सरकार को देगा, तो सरकार उसको 1 लाख रुपया देगी, तो वहाँ पर उसको फायदा कितना हुआ, 5,000। तो छूट पर सरकार देती है ट्रेजरी बिल को, ब्याज इस पर नहीं मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसकी अवधि जो है, अवधि की बात करें तो 91 दिन होता है, 182 दिन होता है, 364 दिन का ये अवधि होता है ट्रेजरी बिल का। और इसे सरकार डायरेक्ट जारी नहीं करती है, इसके लिए आरबीआई जारी करती है सरकार के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर को जो है कंपनियां जारी करती है, मतलब अगर किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता है तो वह जो है कमर्शियल पेपर जारी करती है, और जो भी व्यक्ति उसको खरीदता है तो वह जो है कंपनी को पैसा दे देता है, तो वही कमर्शियल पेपर है। अब देखिए हर कंपनी जो है कमर्शियल पेपर जारी नहीं कर सकती, जिनका रेटिंग अच्छा होता है वही कंपनी जो है कमर्शियल पेपर जारी करेगी। और अगर ऐसा नहीं रहे तो हर कंपनी जब जारी करने लगेगी तो पता चला कि कुछ कंपनी है जो पैसा वसूल कर और उसके बाद देश से छोड़ दी, भाग गई, तो इसलिए वही कंपनी को जारी करने का अधिकार है जिनका रेटिंग बढ़िया है। ठीक है। इसमें जो है ब्याज दर होता है कमर्शियल पेपर में, लेकिन ब्याज दर जो है बहुत कम होता है। इसकी अवधि की बात करें तो 7 से 90 दिन के बीच होता है। मतलब अगर कोई कंपनी है जो कमर्शियल पेपर जारी की, तो अगर वो कहेगी कि हमें जो है 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, कोई हमें दे दो, कमर्शियल पेपर हम उसको दे रहे हैं और हम जो है उसको 7 से 90 दिन के बीच में उसके पैसा को लौटा देंगे,
तो वही उसकी अवधि हो गया। कमर्शियल पेपर को जो है 5 लाख या उसके गुणज में जारी किया जाता है, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 ऐसे 5 लाख के गुणज में कोई भी कंपनी जारी करती है। तो ये होता है कमर्शियल पेपर। ठीक है। अगला है सर्टिफिकेट डिपॉजिट यानी जमा प्रमाण पत्र। देखिए, इसको जो है बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जब भी आप बैंक में अपना कोई सामान ले जाकर गिरवी रखते हैं, मतलब उसमें जमा करते हैं, जैसे सोना ले जाकर बैंक में जमा कर दिए, तो उसके एवज में जो है बैंक सर्टिफिकेट डिपॉजिट देती है, यानी जमा प्रमाण पत्र देती है। इसको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। इस पर बैंक द्वारा जो है छूट दिया जाता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट पर क्या दिया जाता है, तो छूट दिया जाता है। और यह अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल का मतलब 7 दिन या फिर 1 वर्ष तक हो सकता है, जो कि बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कॉल मनी क्या होता है। देखिए, जब किसी वित्तीय संस्था द्वारा 24 घंटे के लिए कर्ज जो है लिया जाता है या फिर दिया जाता है, तो उसी को कॉल मनी कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी वित्तीय संस्था हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो जब वो आपस में लेन देन करते हैं 24 घंटा के लिए, तो उसी को कॉल मनी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही उदाहरण बताया था कि कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक वाला 200 करोड़ रुपया वाला, कि अगर किसी कंपनी को चाहे किसी बैंक को इमीडिएटली 200 करोड़ रुपया की आवश्यकता है, तो वो सभी के पास कॉल लगाएगा, पूछेगा कि हमें जो है 24 घंटे के लिए इतना रुपया चाहिए। तो वह जिसके पास होगा वो देगा, तो लेन देन आपस में करेंगे, वो भी 24 घंटा के लिए। तो कॉल के माध्यम से किए, मेल के माध्यम से किए, तो उसको जो है कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। एक बैंक जो है दूसरे बैंक से या फिर आरबीआई से इसके तहत जो है लेन देन करते रहते हैं। बैंक जिस दर पर लेन देन करते हैं, यानी जिस रेट पर, कोई ना कोई रेट होगा जिस पर लेन देन हो रहा है, तो उसको जो है मिबोर कहा जाता है, यानी मुंबई इंटर बैंक ऑफरेड रेट। क्योंकि लेन देन करने का केंद्र जो है मुंबई में है, इसलिए लेन देन को मिबोर कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है मुद्रा बाजार को प्रॉपर तरीका से समझ गए। अब हम समझते हैं पूंजी बाजार को। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार जो है जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है डिजिटली रूप से, तो उसको वित्तीय बाजार कहा गया। वित्तीय बाजार का 2 अंग था, एक था मुद्रा बाजार और एक था पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन होता है, कम समय के लिए। और पूंजी बाजार में क्या होता है कि जब अधिक समय के लिए क्रय विक्रय हो, मतलब ज़्यादा समय के लिए लेन देन हो, दीर्घ काल के लिए, तो उसको जो है पूंजी बाजार कहा जाता है। मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लेन देन होता है, तो उसको पूंजी बाजार कहते हैं। इसमें जो है रिस्क अधिक होता है। अब रिस्क क्यों अधिक होगा? क्योंकि समय जो है ज़्यादा लग रहा है। ज़रा सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई बैंक है, किसी दूसरे बैंक को जो है 5 साल के लिए अपना पैसा दे दिया, और जब 5 साल पूजा तो पता चला कि जिस बैंक को पैसा दिया था वो बैंक जो है पूरी तरफ से डूब गई, दिवालिया हो गया उस बैंक का। तो बताइए, वो सारा उसका पैसा खत्म हो गया। तो ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसमें मुद्रा बाजार के सभी लोग शामिल होते हैं। पूंजी बाजार में जो भी मुद्रा बाजार में शामिल थे, बैंक, कंपनी, सरकार, सब शामिल होते हैं पूंजी बाजार में भी। और इसमें एक होता है आम नागरिक भी पूंजी बाजार में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, पूंजी बाजार के उपकरण, जैसे मुद्रा बाजार के उपकरण था, उसी प्रकार पूंजी बाजार का भी उपकरण होता है। जैसे शेयर होता है, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ऋण पत्र, डेरिवेटिव्स जिसको व्युत्पन्न कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं, और आपको 100% जितना अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स को। देखिए, इसे कंपनियां जारी करती है। इसे कंपनियों को दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति होती है। जिस भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, तो वह जो है डिबेंचर जारी करती है। और डिबेंचर का एक फ़ायदा होता है कि यह दीर्घकालीन होता है, मतलब अधिक समय बाद देना पड़ता है, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो है देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मुझे जो है पैसे की आवश्यकता पड़ गई, 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई, तो हम जो है 10 लाख रुपए का एक डिबेंचर जारी करेंगे। और उसमें एक पेपर होगा, उस पर जो है प्रॉपर बात लिखा होगा कि हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है 5 साल के लिए, और हम इसके लिए जो है 5% ब्याज देंगे।
अब कोई संस्था उठी चाहे कोई व्यक्ति है, वो डिबेंचर जो है हमारा खरीद लिया। हमारा डिबेंचर जब खरीदेगा तो हमको जो है वो 10 लाख रुपया देगा 5 साल के लिए। हम 10 लाख रुपया लेकर अपना कारोबार करेंगे, जो भी हमें कंपनी में करना है सब करेंगे। जब 5 साल होगा तो उस व्यक्ति या फिर उस संस्था जो भी खरीदा था हमारा डिबेंचर, उसको जो है हम 10 लाख रुपया देंगे और उस पर जो है 5% ब्याज जोड़कर भी उसको ब्याज दे देंगे। तभी तो उसको फायदा होगा डिबेंचर खरीदने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस पर ब्याज भी दिया जाता है। डिबेंचर जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसको खरीदने वाला व्यक्ति हो या फिर संस्था हो, वो हर हाल में अपना मूलधन और ब्याज पाने का हकदार होता है। मतलब बेचने वाली कंपनी डूब जाए, उसका दिवालिया हो जाए, चाहे उसका मालिक खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदा है वो हर हाल में कानूनी तौर पर मूलधन और ब्याज पाएगा ही पाएगा। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि हम जो है डिबेंचर बेचे अपना 10 लाख का, तो हम 10 लाख रुपया ले लिए, कोई भी संस्था हमारे डिबेंचर को खरीद ली और 5 साल के बाद पता चला कि हमारी कंपनी का जो है दिवालिया हो गया, हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं है, हम ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, 10 लाख रुपया हमारा कंपनी डूब गई, ये फलना ढिमकाना कुछ भी नहीं कह सकते। जो व्यक्ति हमारा डिबेंचर खरीदा था 10 लाख रुपया का, उसको जो है हर हाल में हमें 10 लाख रुपया और प्लस 5% ब्याज जोड़कर उसको देना पड़ेगा, चाहे कंपनी का कुछ भी हो जाए। इसलिए जो है डिबेंचर एकदम सिक्योर है और हर व्यक्ति हर संस्था डिबेंचर खरीदना चाहता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है, कंपनी डूब जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो पैसा मिल ही जाएगा और वो भी ब्याज के साथ मिलेगा जब समय पूछेगा तब। जैसे सहारा कंपनी हो गया, सहारा कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। सहारा कंपनी का हम लोग डिबेंचर खरीदे थे और सहारा कंपनी जो है लेकर भाग गई, डूब गई सारा पैसा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग डिबेंचर खरीदे थे, आज नहीं तो कल वो हमारा पैसा मिलेगा। सहारा कंपनी पूरा खत्म हो जाए, चाहे उसका पूरा खानदान खत्म हो जाए, लेकिन वो पैसा हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोग डिबेंचर खरीदे थे। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं बॉन्ड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बॉन्ड भी जो है एक प्रकार का ऋण पत्र ही होता है। यदि ऋण 1 वर्ष से अधिक का है, मतलब कर्जा जो है वो 1 वर्ष से अधिक का है, तो उसको बॉन्ड कहा जाता है। और 1 वर्ष से कम का है तो उसको बिल कहते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल, एक साल से कम का होता है ट्रेजरी बिल, तो उसको बिल कहेंगे। और 1 वर्ष से अधिक का होगा तो उसको बॉन्ड कहा जाएगा। इसे जो है व्यापारी, कारोबारी, कोई कंपनी है या फिर सरकार, सब के सब जो है जारी कर सकते हैं बॉन्ड को। ये अपने कारोबार को जो है बढ़ाने के लिए होता है, बॉन्ड जारी किया जाता है। जब कारोबारी या फिर व्यापारी जारी करते हैं तो उसको कारोबारी बॉन्ड कहा जाता है, और जब सरकार जारी करती है तो उसको सरकारी बॉन्ड कहते हैं। सरकार भी जो है पैसे की जब आवश्यकता होती है तो सरकार भी बॉन्ड जारी करती है, उसको सरकारी बॉन्ड कहते हैं। और यह जो ब्याज पर मिलता है, बॉन्ड किस पर मिलता है? ब्याज पर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि शेयर क्या होता है। देखिए, किसी कंपनी के पूंजी का एक छोटा हिस्सा होता है, उसी एक हिस्से को शेयर कहते हैं। जहां शेयर का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री होता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं, उस बाजार को। शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित जो है सेबी करती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बातें हो गई जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर शेयर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है और मैं उस कंपनी को चाह रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ, पूरे विश्व लेवल पर उसका नाम करूँ। तो उसके लिए मैंने एक आंकड़ा लगाया कि कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको पता चला कि उसके लिए जो है तकरीबन 1000 रुपया चाहिए। लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 1000 रुपया हमको चाहिए कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो 1000 रुपया अब हमारे पास तो है नहीं, तो अब हम जो है चल दिए किसी से मांगने के लिए, कर्जा वगैरह लेने के लिए। तो हम बहुत लोगों के पास गए 1000 रुपया मांगने के लिए, किसी ने जो है सकारा नहीं कि हम आपको 1000 रुपया देंगे, मतलब किसी ने नहीं दिया। बैंक के पास भी गए तो बैंक वाले भी जो है लोन देने से मना कर दिए कि आपको जो है 1000 रुपया नहीं दिया जा सकता लोन के रूप में। मतलब कहीं भी हमको 1000 रुपया नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि उस 1000 रुपया को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तो हमने 1000 रुपया को 10 भागों में बांट दिया। तो 1000 को जब 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग 100 रुपया का होगा, होगा कि नहीं होगा? एक भाग जो है 100 रुपया का होगा, तो यानी 10 भाग हो जाएगा।
तो उसी एक भाग को एक शेयर कहा जाता है। तो हमने 1000 रुपया को कितने भागों में बांटा? 10 भागों में, यानी हमारे पास जो है कुल 10 शेयर हो गए। ठीक है, अब मैं जो है प्रत्येक शेयर को भारत की जनता से बेच दूंगा। मान लीजिए 10 लोग तैयार हो गए हमारे शेयर को खरीदने के लिए, तो जो भी हमारा एक शेयर खरीदेगा वो हमको 100 रुपया देगा, क्योंकि हमने 1000 रुपया को 10 भागों में बांटा था, तो एक भाग 100 रुपया का है। तो जो भी हमारा एक शेयर खरीदेगा वो हमको जो है 100 रुपया दे देगा। इससे क्या हुआ, शेयर में बांटने से कि आसान हो गया किसी के लिए भी कर्जा देना, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था 1000 देना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है। अब वो जो है 100 रुपया आसानी से दे देगा, क्योंकि वो कम अमाउंट है। तो उसी एक अमाउंट को शेयर कहा जाता है। मैंने अपना जो है 200 शेयर जो है बेच दिया 10 लोगों से। हो सकता है कोई व्यक्ति है हमारा 2 शेयर खरीदा हो तो वो हमको 200 रुपया देगा, कोई व्यक्ति हमारा 5 शेयर खरीद लिया तो हमको 500 रुपया देगा, कोई एक ही खरीदा तो कोई 100 रुपया देगा। वो इस तरह से जो है हमने अपना शेयर को बेच दिया और सभी व्यक्ति जो है खरीद लिए। अब हमारे पास 1000 रुपया आ गया। अब हम जो है अपने कंपनी में 1000 रुपया लगाएंगे पूरे अच्छे तरीक़ा से और उस पर मेहनत करेंगे, उस कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। अब हम जब हमारा कंपनी आगे गया, पता चला साल भर जब हुआ तो पता चला हमारे कंपनी को जो है मुनाफा हुआ है। तो कितना का मुनाफा हुआ है? तो पता चला 500 रुपया का मुनाफा हुआ है। यानी हम 1000 रुपया लगाए थे और मुनाफा कितना का हुआ? 500 रुपया का। तो अब जो मुनाफा हुआ है उस मुनाफे को भी हम उतना ही भाग में बांटेंगे जितना भाग में हम पहले पैसा को बांटे थे। तो हमको 1000 की आवश्यकता थी, तो हमने जो है उसको 10 भागों में बांटा था 100 रुपया। तो जो मुनाफा हुआ है उस मुनाफा को भी 10 भागों में बांटेंगे। तो 500 रुपया का मुनाफा हुआ है तो उसको हम 10 भागों में बांटेंगे तो 50-50 रुपया आएगा। तो जो भी यानी एक शेयर पर 50 रुपया मुनाफा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जो भी व्यक्ति एक शेयर खरीदा था तो उसको जो है हम 100 रुपया देंगे और उसके साथ साथ जो मुनाफा हुआ है 50 रुपया और मुनाफा देंगे। मतलब जो व्यक्ति हमारा एक शेयर 100 रुपया का खरीदा था तो उसको हम लौटाते वक्त जो है 100 रुपया उसका मूलधन जो है वो और 50 रुपया मुनाफा यानी 150 रुपया उसको लौटा देंगे। तो यही होता है शेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपया का 10 भाग में बांटकर 10 को शेयर आप बेच दिए और जब मुनाफा हुआ 500 तो 500 का भी 10 भाग में बांटकर आप मुनाफा भी सबको दे दिए, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो देखिए यहीं पर एक चालाकी होती है कि जब भी कंपनी का शेयर बांटा जाता है और बांट कर जब बेचा जाता है तो जो कंपनी का मालिक होता है वो अपने पास जो है कुछ शेयर रख लेता है। जैसे हमने जो है 10 शेयर अपना बनाया था अपने कंपनी का 1000 रुपया का, तो हम 200 शेयर नहीं बेचेंगे। पता चला कि जितना मुनाफा होगा तो मुनाफा भी उन लोगों में बांट दिया जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए हम 200 शेयर नहीं बेचेंगे। हम जो है उसमें से मान लीजिए 8 शेयर बेच दिए और 2 शेयर अपने पास रख लिए, तो 2 शेयर का मूल्य कितना हुआ? 200 रुपया। तो जब मुनाफा होगा तो एक शेयर पर 50 रुपया, तो 2 शेयर हम अपने पास रखे थे तो 100 रुपया मुनाफा हमारा भी हो गया और 8 शेयर जो लोगों से हमने लिया था उनमें मुनाफा बांट दिया और उनका शेयर जो खरीदे थे वो पैसा भी दे दिया। तो ये होता है शेयर का। और जहाँ पर ये सब खरीद बिक्री होता रहता है उसको जो है शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह जो है किसी भी कंपनी का शेयर जो है लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे कंपनी का मान लीजिए एक शेयर आप खरीदे थे और बीच में आपको ज़रूरी है तो आप जो है क्या किए, किसी दूसरे से आप उसी शेयर को आप किसी दूसरे से बेच दिए। आप कहेंगे कि ले लीजिए ये विक्की सर का शेयर है और इसको जो है आगे भविष्य में मुनाफा होगा, ये कंपनी जो है बढ़िया से कार्य कर रही है तो आगे इसको भविष्य में मुनाफा होगा। तो आपको पैसे की आवश्यकता थी तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से उस शेयर को बेच दिए। तो ऐसा भी होता है खरीद बिक्री, तो उसी को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पूंजी बाजार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या है? देखिए यह वैसा बाजार है जिसमें नई कंपनियां अपना शेयर जो है पहली बार बेचती है, तो उनको जो है आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे मेरी कंपनी है, नई कंपनी है और मैंने जो है अपना शेयर पहली बार बेचा, तो मेरी कंपनी को जो है आईपीओ कहा जाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
ठीक है, जो भी कंपनी नई है और अब पहली बार अपना शेयर बेच रही है, चाहे पुरानी भी है और वो पहली बार शेयर बेच रही है, तो उसको आईपीओ कहेंगे। द्वितीय बाजार क्या है? द्वितीय बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसका नाम आप सुने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग का नाम है जिसमें कंपनियों की शेयर की खरीद बिक्री होती रहती है। एक प्रॉपर एक बिल्डिंग होता है, उसमें जो है उसी में कंपनी के शेयर के बारे में सभी जानकारी उसमें रहता है। वहाँ पर जो है खरीद बिक्री किया जाता है डिजिटली रूप से। यह एक निश्चित स्थान पर होता है और समय से यहाँ पर खरीद बिक्री होती है, समय से बंद हो जाती है। शेयर जब सस्ता होता है तो लोग टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए, और जब महंगा होता है तो उसको बेच देते हैं। यही मुनाफा होता है। देखिए कि इस बाजार में पुरानी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसको पुरानी कंपनी कहा जाएगा। मतलब जो पहले से रजिस्टर है स्टॉक एक्सचेंज में, उस बिल्डिंग में, तो जब वो अपनी शेयर बेचती है, पहली बार दूसरी बार बेचे, तीसरी बार बेचे, तो उसको जो है एफपीओ कहते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ध्यान रखिएगा, जब नई कंपनी चाहे पुरानी कंपनी जब पहली बार अपना शेयर बेचे तो उसको आईपीओ कहेंगे, और जब पुरानी कंपनी जो है चाहे कोई भी कंपनी जब दूसरी बार तीसरी बार अपनी शेयर को बेचे तो उसको फॉलो ऑन ऑफर कहते हैं, यानी एफपीओ कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल होता है एक, म्यूचुअल का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, उसी से बना है म्यूचुअल फंड। स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपके पास जो है शेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी जो है आपको जानकारी होना चाहिए कि वह कंपनी भविष्य में फ़ायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। उस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड चेक करना कि उसके पीछे जो है उसको मुनाफा हुआ था, लाभ हुआ था कि नहीं हुआ था, तभी तो आप उस कंपनी का शेयर खरीदिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का आप शेयर खरीदें और वह कंपनी जो है डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, क्योंकि शेयर जो है डेरिवेटिव तो नहीं है कि आपको हर हाल में आप पाने के हकदार हैं। ये शेयर है, कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी भविष्य में इसको लाभ होगा कि नहीं होगा, तभी आपको फायदा होगा। और ऐसे नहीं कि आप भकुआ के गए और किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिए लाख रुपया, 2000 5000 का, और पता चला कि वो कंपनी जो है डूब गई, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए इसमें नॉलेज होना जरूरी है। अब बताइए कि क्या देश में चाहे पूरे विश्व में हर व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज है? नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है, कोई अपने काम में लगा है, तो सबके पास ये नॉलेज नहीं है। कुछ कुछ व्यक्ति हैं जिनको शेयर के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी है, उनको इसमें जो है महारत हासिल है। कुछ कुछ लोग हैं, वही लोग जो है मिलकर एक अपना समूह बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, जिसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। माने म्यूचुअल, उसमें जो भी लोग हैं महारत हासिल है उनको स्टॉक एक्सचेंज में। वह लोग कहते हैं आम जनता से कि देखिए आपको जो है किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है शेयर स्टॉक इस सब के बारे में, तो अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदिएगा तो आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कि कौन कंपनी आगे जाएगी, किस कंपनी को मुनाफा होगा, आपको कोई पता नहीं है। आप क्या करिए कि मतलब आम जनता से वो कहते हैं कि आप जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। मतलब आप अपना पैसा मेरे को दे दीजिए, हम आपके पैसा से जो है शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, डेरिवेटिव्स खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, ये सब खरीदेंगे, और उससे जो है लाभ होगा। क्योंकि हम दिमाग लगा कर खरीदेंगे कि कौन कंपनी भविष्य में फ़ायदा होगा, किस कंपनी को, उसी कंपनी का खरीदेंगे, उससे 100% लाभ होगा, और उस लाभ को जो है उसमें से कुछ रख कर हम आपको लाभ दे देंगे। तो ये आम जनता से कहते हैं, उसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, या फिर ऑनलाइन भी, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज उसमें नहीं है उस क्षेत्र में, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, और म्यूचुअल फंड वाले जो है वो शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे। ठीक है, तो वही म्यूचुअल फंड होता है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई है, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है।
तो देखिए, इसको आप इमेज से भी समझ सकते हैं कि ये जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है, और इस म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है बहुत सारे निवेशक पैसा लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में पैसा को लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, डिवेंचर खरीदने में, इन सभी चीज़ों को खरीदने में पैसा को खर्च करती है। और इनसे जो लाभ होता है तो लाभ का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि वो भी तो कार्य की है, और उसके बाद जो भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स को दे देती है, यानी निवेशक को दे देती है। मतलब निवेशक जो है वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर खरीदने के लिए, वो इनडायरेक्ट खरीदते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड उससे खरीदती है। ठीक है, तो ये पूरा म्यूचुअल फंड है। अब आइए हम समझते हैं डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न क्या है। देखिए, यह एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि उसमें अंतर्निहित परिसंपत्तियों का अपना मूल्य होता है। इसमें भविष्य में परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय से संबंधित जानकारी लिखी होती है, जिसके आधार पर बैंकों से, साहूकारों से, सेठों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, मैं इसको अपने भाषा में समझाता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि कोई किसान है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, किसान हूँ, और मेरा आलू हुआ बहुत सारा, मैंने हम खेती किया था आलू का, आलू हुआ, उस आलू को ले जाकर मैंने जो है कोल्ड स्टोर में जमा कर दिया। तो कोल्ड स्टोर में जब हम जमा करेंगे तो हमको कोई ना कोई स्लिप देगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो है बहुत सारा आलू उसमें जमा किया है, मान लीजिए 10 क्विंटल 50 क्विंटल आलू उसमें जमा किया है, तो हमको एक स्लिप देगा। वही स्लिप तो आधार है कि हम आलू को जमा किए हैं, तभी तो प्रमाणित होगा कि हम इसमें आलू जमा किए थे। तो वह जो स्लिप दिया उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स, यानी व्युत्पन्न। अब मान लीजिए वो हमने जो है 5 लाख रुपया का आलू जो है, मतलब उसका कीमत है 5 लाख रुपया आलू का, और उतना आलू ले जाकर कोल्ड स्टोर में जमा किया था। वो हमको स्लिप दिया, उसी स्लिप को कहेंगे डेरिवेटिव्स। उस स्लिप के आधार पर हम चाहेंगे तो किसी से भी कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि वो देखिए कि एक आधार हो गया। जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है इमीडिएटली, तो हम जो है बैंक में जाएंगे और बैंक को वो स्लिप दिखाएंगे। कौन सा स्लिप? जो आलू हम कोल्ड स्टोर में जमा किए हैं वो वाला स्लिप। तो उसको हम दिखाएंगे बैंक वालों के पास और कहेंगे हमें 2 लाख रुपया दे दो, और ये मेरा डेरिवेटिव से मतलब स्लिप है जो हमने कोल्ड स्टोर में आलू जमा किया है। जब हम आलू निकालेंगे तो हम आपको जो है आपका पैसा दे देंगे, ये बैंक से कहेंगे। तो बैंक जो है उस डेरिवेटिव्स के आधार पर हमें 2 लाख रुपया दे देगा, क्योंकि बैंक सोचेगा कि ये भागने वाला नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, इसके पास डेरिवेटिव से मतलब ये उससे ज़्यादा तो आलू ये स्टोर करके रखा है उतना मूल्य का। तो जब ये पैसा नहीं देगा तो इस डेरिवेटिव्स के आधार पर इसके आलू को हम बेच देंगे और हम पैसा अपना ले लेंगे। तो उसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो देखिए कि जो स्लिप है उस स्लिप का कोई मूल्य नहीं है, उस पर जो बात अंतर्निहित है, उस पर जो बात लिखा गया है कि यह व्यक्ति 10 क्विंटल 50 क्विंटल जितना भी आलू जमा किया है वह बात उस पर लिखा है, तो उस बात का वैल्यू है, उस स्लिप का वैल्यू नहीं है। तो उसी को डेरिवेटिव्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके आधार पर जो है आप किसी से भी कर्जा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोना था, ठीक है, और आप ले जाके बैंक में जमा किए सोना को, लॉकर में जमा किए। तो अब जरा सोचिए कि जब लॉकर में जमा करेंगे तो बैंक भी आपको कोई ना कोई स्लिप देगा, तभी तो वो आधार बनेगा कि आप जमा किए हैं, तो आपको स्लिप देगा। और सोना जो है आपका 5 लाख का है, तो आप जो है कहीं पर भी जाकर 5 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं उस स्लिप के आधार पर, क्योंकि कर्जा देने वाला व्यक्ति देख सकता है ना कि इसके पास 5 लाख का सोना है जो कि बैंक में रखा हुआ है, तो अगर ये 5 लाख हमारा नहीं देगा तो हम इसका सोना ले लेंगे, तो उसके आधार पर मिल जाएगा उसको कर्जा। तो वह जो स्लिप है उसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं, यानी व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और आप उस क्वेश्चन को जो है अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब कह रहा है कि जो यूएस सरकार है वह जो है ट्रेजरी बिल जारी करती है, और जो व्यक्ति खरीदता है अब उसको जो है कुछ दिन के बाद जो है ट्रेजरी बिल सरकार नहीं लौटाती है, तो क्या खरीदने वाला व्यक्ति दावा कर सकता है कि आप हमारा ट्रेजरी बिल का पैसा दीजिए? हाँ, कर सकता है।
कथन एक कह रहा है कि नहीं कर सकता है, लेकिन वो दावा कर सकता है कि हम जो ट्रेजरी बिल आपका खरीदे थे वो हमारा पैसा लौट आइए, इसका दावा कर सकता है। तो कथन एक जो है वह गलत है, इसमें कह रहा है नहीं, लेकिन हो सकता है। कथन 2 है कि यूएस सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। हाँ, इसमें जो है कोई भी हार्ड कोई भी बात नहीं है कि आपको देना ही देना है, ये विश्वास पर चलता है ट्रेजरी बिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके मतलब क्या होते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनदार। देखिए, कोई कंपनी जब डिबेंचर जारी करती है तो पैसा लेने के लिए ही तो जारी करती है, तो वह लेनदार हो गई कंपनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो मैंने आपको बताया था यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक है, एलआईसी और जीआईसी, उसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक हैं सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, मतलब शेयर मार्केट के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेबी जो है यह शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि पूंजी बाजार से आज से है, मतलब पूंजी बाजार से क्या मतलब है। तो देखिए, यह शेयर बाजार से है, पूंजी बाजार का मतलब शेयर बाजार से है, वस्तु बाजार से तो होगा नहीं, मुद्रा बाजार से नहीं होगा, तो शेयर बाजार से होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है।